मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य से जहां आम लोगों के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका है। सामाजिक आवास अब इतिहास बन चुका है और जो लोग आलीशान घर नहीं खरीद सकते उन्हें झुग्गियों में रहना पड़ता है। ऐसी ही एक घनी बस्ती है जिसे मजाक में किचन कहा जाता है और यहीं रहता है एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जी। हर सुबह लोगों की दिनचर्या एक सरकारी घोषणा से शुरू होती है जिसमें ब्रॉडकास्टर होस्टलॉट लोगों को जानकारी देता है। आज वह बताता है कि पश्चिमी विंग की पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। जो लोग नहाना चाहते हैं उन्हें पूर्वी विंग जाना होगा, लेकिन वहां भी केवल उन्हीं लोगों को अनुमति है जिनके लिए नहाना बेहद जरूरी है। इजी भी उन्हीं में से एक है, इसलिए वह इमारतों के बीच से होते हुए सार्वजनिक स्नान घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह लंबी लाइनों और चिढ़े हुए पड़ोसियों को अनदेखा करता है। दूसरी ओर एक बाइक सवार युवाओं का समूह जो व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर रहे हैं एक किराने की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। ये लोग उस सामाजिक ढांचे का विरोध कर रहे हैं जहां धन और सत्ता ने मानवता को कुचल दिया है। स्नान करके लौटने पर इज्जी को एक डेवलपर का संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसका सिंगल अपार्टमेंट तैयार है, लेकिन अगर वह जल्दी भुगतान नहीं करता तो 21 दिनों में वह फ्लैट किसी और को दे दिया जाएगा। इस टूट चुकी व्यवस्था में इजी जैसे लोग ही संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद इजी अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उस संस्था के लिए काम करने निकलता है जिसे लाइफ आफ्टर कहा जाता है। यह संस्था अंतिम संस्कार सेवाएं देती है और खासतौर पर गरीब परिवारों को एक सस्ता विकल्प देती है, जैसे कि अपने मृत प्रियजन को एक पेड़ में बदलने का विकल्प। परिवार अंतिम संस्कार से पहले उस बीच का दौरा कर सकते हैं जिसमें मृतक की यादें होती हैं। इस बार इजी को रसोई बस्ती के एक बुजुर्ग को मनाना है जो मरने के बाद पेड़ में बदलने को तैयार नहीं है। इजी उन्हें समझाता है कि उनका परिवार पारंपरिक ताबूत और भव्य अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा सकता। अगर उन्होंने पेड़ वाला विकल्प चुना तो परिवार को भारी कर्ज से बचाया जा सकता है। बुजुर्ग आखिरकार मान जाते हैं और एक सुंदर गमला चुनते हैं। इजी की इस समझाने की कला को उसका साथी जेसी देखकर हैरान रह जाता है। इजी उसे बताता है कि वह अपने अपार्टमेंट के लिए पैसे बचा रहा है क्योंकि यह बस्ती किचन भी जल्द ही गिरा दी जाएगी। अपने काम के दौरान इजी एक मृत महिला की तस्वीर देखता है और उसका नाम सुनता है। उसे पता चलता है कि उस महिला का अंतिम संस्कार एक छोटे से चर्च में हो रहा है। वह वहाँ जाता है और महिला के बेटे बेंजी को उसकी माँ के लिए अंतिम भाषण देते हुए देखता है। बोलने के बाद बेंजी की नजर इज्जी पर पड़ती है जो दरवाजे पर खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद बेंजी एक फूलदान उठाकर उसे सार्वजनिक नर्सरी में रख आता है और इज्जी यह सब दूर से देखता है। फिर वह वापस जाने की तैयारी करता है। तभी बेंजी उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह उसकी माँ की अंत्येष्टि में क्यों आया था। वह यह भी जानना चाहता है कि क्या इज्जी उसका पिता है। इज्जी साफ करता है कि उनका आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है और फिर जाने लगता है। जब वह मोटरसाइकिल पर सवार होता है तो बेंजी उससे पूछता है कि क्या वह एक बार उस बाइक की सवारी कर सकता है, लेकिन इजी उसकी मां को पहले ही ठुकरा चुका था, इसलिए वह बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है और थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे अकेला बैठ जाता है। कुछ देर बाद इजी अपनी बाइक पर लौटता है और बेंजी को उसके घर छोड़ने का इरादा करता है। बेंजी तुरंत पीछे बैठ जाता है। रास्ते में इजी उसे बताता है कि वह किचन नाम की बस्ती में रहता है जो इतनी बदहाल है कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेंजी कहता है कि उसकी मां ने बताया था कि उसके पिता भी किचन में ही रहते थे, लेकिन इजी साफ करता है कि वह उसके पिता को नहीं जानता और वहां से चला जाता है। बेंजी अपनी मां के पुराने अपार्टमेंट में लौटता है। वहां उसे उसकी मां का दिया हुआ आखिरी जन्मदिन का तोहफा मिलता है। वह उसे खोलने से पहले कुछ देर रुकता है, लेकिन जब खोलता है तो उसमें एक नई साइकिल होती है। वह तुरंत उसे लेकर किचन की तरफ निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि वह इज्जी को ढूंढ सके, लेकिन उसे नहीं पता कि इज्जी कहाँ रहता है। किचन की गलियों से गुजरते हुए कुछ बदमाश उसे रोक लेते हैं। वे उसकी नई साइकिल को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और साइकिल छीनने की कोशिश करते हैं। बेंजी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और झगड़ा हो जाता है। तभी उनके नेता पॉल्स उसे एक शर्त देता है। वह साइकिल ले जा सकता है, लेकिन उसे उनके गैंग में शामिल होना होगा। बेंजी मजबूरी में मान जाता है और वे उसे उस अपार्टमेंट में ले जाते हैं जहाँ उनके बाकी साथी रहते हैं। अगली सुबह किचन की रोजमर्रा की हलचल शुरू हो जाती है। इजी भी अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। इसी दौरान पॉल्स का एक साथी बेंजी को बालकनी में ले जाता है जहां एक बड़ा गुलेल रखा है। वे इस गुलेल का इस्तेमाल इलाके में घूमते सुरक्षा ड्रोन को गिराने के लिए करते हैं। जब बाकी सभी असफल हो जाते हैं तो वे बेंजी को आजमाते हैं। सबको हैरानी होती है कि बेंजी पहली ही कोशिश में ड्रोन गिरा देता है और सभी उसका जश्न मनाते हैं। इसी दौरान डीजे किचन में आता है और देखता है कि बेंजी कुछ अजनबी और संदिग्ध युवाओं के साथ है। वह उसे नमस्ते कहता है, लेकिन बेंजी बहुत ठंडे अंदाज में जवाब देता है और उस पर ध्यान न देने का इल्जाम लगाता है। तभी बर्तन बजने की आवाजें आने लगती हैं। यह संकेत है कि सरकारी छापा पड़ने वाला है। सभी लोग भागकर अपने अपने कमरों में छिप जाते हैं। इजी बेंजी को खींचकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि सुरक्षाकर्मी बाहर गलियों में लोगों को पकड़ रहे होते हैं।
छापे के दौरान इजी बेंजी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे पॉल्स जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन बेंजी के पास कोई और सहारा नहीं है, इसलिए वह मजबूरी में हामी भरता है। इजी उसे 2 रात वहीं रुकने के लिए कहता है और एक बैग और तौलिया बिस्तर के तौर पर देता है। रात को प्लॉट नाम का रेडियो होस्ट लोगों को उम्मीद न छोड़ने की अपील करता है। वह बताता है कि लंदन के ज्यादातर आवासीय क्षेत्र पहले ही निजी कंपनियों को बेचे जा चुके हैं, लेकिन किचन अब भी गरीबों की आखिरी पनाहगाह है। प्लॉट लोगों से सत्ता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता है। सुबह होते ही जब इजी काम के लिए तैयार हो रहा होता है, बेंजी उससे पूछता है कि क्या वह अपनी मां के पौधे को देख सकता है। इजी सहमति देता है और उसे लाइफ आफ्टर वाली जगह ले जाता है। वहां बेंजी रुक रुक कर बोलता है कि वह अपनी मां को कितना याद करता है, जिससे इजी भी भावुक हो जाता है। काम के बाद दोनों वापस किचन लौटते हैं। रास्ते में बेंजी उससे पूछता है कि उसकी मां का पौधा बड़ा होकर कैसा दिखेगा। इजी उसे सिखाता है कि दुख में डूबने की बजाय जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। वह बेंजी को एक पार्टी में ले जाता है। पार्टी में बेंजी चमकदार जूतों से प्रभावित होता है। इजी उसे ऐसे ही जूते लाकर देता है और बेंजी उन्हें पहनकर डांस करना शुरू कर देता है। इजी उसे दूर से देखता है और मुस्कुराता है। तभी जेसी इजी को देखता है और हैरान होता है कि वह भी पार्टी में आया है, क्योंकि वह आमतौर पर लोगों से मेलजोल नहीं रखता। दोनों बार की तरफ जाते हैं और बेंजी उनके पीछे चलता है। तभी पॉल्स की टोली आती है और बेंजी को उनके साथ शामिल होने के लिए बुलाती है। बेंजी को वहां रूबी नाम की एक सुंदर लड़की दिखती है और वह तय करता है कि वह पॉल्स के साथ ही रहेगा। उसी समय जेसी इजी से पूछता है कि उस महिला से उसका क्या रिश्ता था जिसे उन्होंने दफनाया था, लेकिन इजी उसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी एक ड्रिंक आ जाती है और बात वहीं रुक जाती है। दूसरी ओर बेंजी और रूबी एक डांस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और माहौल पूरी तरह से जोश से भर जाता है। एक नया दिन शुरू होता है। लॉर्ड किचन के निवासियों का उत्साह पूर्वक अभिवादन करता है। इजी जगता है और लॉर्ड को उसके लिए बिस्तर देने के लिए धन्यवाद देता है। लॉर्ड उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए कहता है, जो सत्ता का विरोध करते हैं और अपनी जमीन की रक्षा करने में लगे हैं। लॉर्ड इजी को एक साइकिल देता है, जिसे लेकर वह अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकल पड़ता है। इजी जैस के घर पर रात बिताता है, जहां सुबह उसकी बेटी उसे जगाती है। उसे पहले यह पता नहीं था कि जैस की एक बेटी भी है, क्योंकि वह कभी जैस की निजी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेता। एक दिन जब वह बेंजी को रूबी से बात करते देखता है, तो उससे साइकिल पर्स को वापस करने के लिए कहता है। इजी समझाता है कि पर्स जैसे लोगों को उसकी जरूरत है और अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उसे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। परित्यक्त शब्द सुनकर बेंजी इजी पर आरोप लगाता है कि उसने भी उसके साथ वही किया है। बेंजी अपना दर्द साझा करता है कि उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा और उसे बचपन से ही आत्मनिर्भर बनना पड़ा। बाद में दोनों इजी के अपार्टमेंट लौटते हैं, जहां एक छोटा सा बिस्तर होता है। बेंजी अपने नए कमरे को तुरंत सजाने में लग जाता है। अगली सुबह बेंजी इजी से दांत ठीक से साफ करने का तरीका सीखता है और काम पर जाने की तैयारी करता है। तभी इजी को एक संदेश मिलता है कि उसका नया अपार्टमेंट अगले दिन तैयार होगा। वह अप्रत्याशित रूप से 2 बेडरूम के मॉडल को देखने चला जाता है। वहां कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या वह पहले वाला ऑर्डर रद्द करना चाहता है, जिस पर इजी हिचकिचाता है। एक दिन जब बेंजी अपनी मां के पौधे से मिलने जाता है, तो वह बताता है कि अब वह इजी के साथ रह रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। फिर वह इजी से पौधे को घर ले जाने में मदद मांगता है। इजी गुस्से से चिल्लाता है कि वो सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन रात को बेंजी इजी से पूछता है कि क्या वह उसके नए अपार्टमेंट में रह सकता है। वह स्वीकार करता है कि वह किराया नहीं दे सकता, लेकिन खाना बना सकता है और सफाई कर सकता है। इजी फिर भी मना कर देता है। बेंजी कहता है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि इजी ही उसका पिता है। भले ही वह उसकी मां से प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी मां इजी से प्यार करती थी। अगले दिन दोनों एक कैफे जाते हैं। इजी असामान्य रूप से चुप है और कुछ नहीं खाता। फिर कहता है कि उसे कुछ काम है और बेंजी को इंतजार करने के लिए छोड़कर चला जाता है। बेंजी पूरा दिन इंतजार करता है, लेकिन इजी नहीं लौटता। रात को जब वह इजी के अपार्टमेंट लौटता है, तो देखता है कि उसकी सारी चीजें गायब हैं। उधर इजी अपने नए अपार्टमेंट में पहुंच चुका होता है और खिड़की से शहर का शानदार नजारा देख रहा होता है। एक नया दिन शुरू होता है। धातु की आवाजें हवा में गूंजती हैं। लोग जल्दी से छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। रूबी समय पर अपने कमरे में नहीं पहुंच पाती, इसलिए बेंजी उसे अंदर आने देता है। जब सुरक्षा गार्ड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वे समय रहते दरवाजा बंद कर लेते हैं। रात को लोग मसाले जलाकर खिड़कियों में रखते हैं, यह दिखाने के लिए कि किचन कभी हार नहीं मानेगा। इजी सो नहीं पाता। अराजकता में खोया हुआ वह खिड़की से शहर को देखता रहता है। अगली सुबह किचन में लॉर्ड की आवाज नहीं सुनाई देती। इजी देखता है कि लोग अपना सामान समेट रहे हैं और नए ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। उसी दौरान लॉर्ड अपने दल को सत्ता से बदला लेने के लिए तैयार करता है। एक समूह साइकिलों पर निकलता है, दुकानों की खिड़कियां तोड़ता है और अपार्टमेंट लूटता है। बेंजी यह सब देखता है और भाग जाता है। वह अपनी माँ के पुराने अपार्टमेंट लौट आता है। इजी उसे वहां देखता है और गुस्से में पूछता है कि वह वहां क्यों आया है, लेकिन फिर वह वहीं बैठ जाता है और बेंजी को एक गमला सौंपता है जिसमें मां का पौधा होता है। दोनों फिर साइकिल चलाकर किचन पहुंचते हैं और पौधे को एक बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तभी धातु की आवाज फिर गूंजती है। इजी और बेंजी अपार्टमेंट की ओर दौड़ते हैं। बेंजी सीधे पूछता है, क्या तुम्हें यह पता था? इजी सिर हिलाकर हामी भरता है और फिर पूछता है,
क्या तुम मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार करना चाहोगे? बेंजी चुपचाप इजी को गले लगाता है। सुरक्षा गार्ड दरवाजे पर दस्तक देते हैं और फिर अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।